नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। देश पर कोरोना का शिकंजा और ज्यादा कस गया है। 1,68,000 से ज्यादा नए मामलों से हड़कंप मचा हुआ। 904 लोगों की जान जा चुकी है। 63,000 केस के साथ महाराष्ट्र अभी भी सबसे पहले नंबर पर है। हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। दिल्ली में भी कोरोना की स्थिति काफी ज्यादा खराब है, क्योंकि दिल्ली अब मामलों के मामले में मुंबई को पीछे छोड़ता जा रहा है। बदतर होते हालात के बीच आज दिल्ली और मुंबई दोनों ही जगहों पर मंथन बैठकें लगातार चल रही हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बैठक बुलाई है। कोरोना की रोकथाम के लिए किस तरह के कदम और उठाए जा सकते हैं, इसी को लेकर मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव लगातार बैठक कर रहे हैं। उन्होंने अपील की है कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे भी लगातार मंथन कर रहे हैं। फिलहाल अजीत पवार के साथ उनकी मीटिंग चल रही है। माना जा रहा है कि राज्य सरकार लॉकडाउन का फैसला कर सकती है, और खबरें जो मिल पा रही हुई 8 या फिर 14 दिन, कितने दिन का होगा लॉकडाउन। लेकिन लॉकडाउन को लेकर महाराष्ट्र में वहीं दूसरी तरफ सियासत भी लगातार गरमाई हुई है। इस बीच पूरे देश में हालात क्या हैं, जरा देख लीजिए किस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं। और उसको कंपेयर अगर सिर्फ महाराष्ट्र से करेंगे, 1,52,000 से ज्यादा मामले महाराष्ट्र से कंपेयर करिए, और उसके बाद देखिए लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं, उद्धव कह रहे हैं कि इसके अलावा और कोई पाबंदी के अलावा और कोई रास्ता बचा नहीं। लोगों की जान कैसे बचाएंगे, उद्धव सरकार की चिंता। फडणवीस कह रहे हैं लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, दूसरी कोशिशों से कोरोना पर काबू पाने की कोशिश की जाए। सीधा चलेंगे दिल्ली के हालात पर। कुमार कुणाल से बात करेंगे। पंकज उपाध्याय मेरे सहयोगी मुंबई और महाराष्ट्र के हालात पर जानकारी देंगे। सबसे पहले कुमार कुणाल, बेकाबू हालात दिल्ली में, मंथन चल रहा है, क्या खबर मिल पा रही है, क्या फैसला हो सकता है? देखिए, लगभग 1 घंटे का मंथन चला है। अरविंद केजरीवाल, उनके मंत्रिमंडल के तमाम सहयोगी, साथ ही साथ आला अधिकारी, ये 3 जो महकमा है जिन्हें तय करना है कि आखिरकार आगे क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे। महत्वपूर्ण जो बातें निकल के आ रही हैं, पहली बात बेड की कमी है। बेड की कमी ऐसी है कि लगभग 50 अस्पताल ऐसे हैं जहां आईसीयू बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। 17 अस्पताल प्राइवेट हैं, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं जहां पर सामान्य कोविड बेड भी 0 तक पहुंच गया है। ये जो दिल्ली सरकार का आधिकारिक ऐप है वो ये जानकारी दे रहा है। तो ऐसे में बेड कैसे बढ़ाई जाए, क्योंकि लगातार मरीज इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं जिनको बिस्तरों की ज़रूरत पड़ रही है। दूसरी जो मुख्य बात है वो ये है कि जब मामला 7-8 हज़ार था, जब नवंबर की बात करें, तब जितने बेड थे उससे भी आज कम बेड रह गए हैं। दिल्ली सरकार कह रही है केंद्र सरकार ने अपने बेड में कमी की है। जहां नवंबर में केंद्र सरकार ने 4,000 बेड दिल्ली वालों के लिए मुहैया कराए थे, आज वो आंकड़ा लगभग 1,000 तक पहुंच गया है। तो चिट्ठी भी लिखी जा रही है केंद्र को कि आप बेड बढ़ाइए, आप क्यों नहीं अपने अस्पतालों में बेड बढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली बनाम केंद्र सरकार भी चल रहा है कोरोना पे। इस बीच हालत जैसे आपने बताया मुंबई से भी बदतर होती जा रही है। 10,700 से ज्यादा मामले हैं दिल्ली में। बिल्कुल कुणाल, यहाँ तो राज्य और केंद्र सरकार के बीच रस्साकशी, लेकिन अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पक्ष और विपक्ष के बीच में इसको लेकर अब बहस चल रही है। लॉकडाउन लगे नहीं लगे, मामले कैसे कंट्रोल हो। पंकज उपाध्याय, सबसे बड़ी प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए, सारी पार्टियां कहते हैं कि इस पर सियासत ना हो, लेकिन लॉकडाउन की अगर बात होती है पहले 8 या 15 दिन का होगा, उस पर भी जानकारी दीजिए, और उस पर जो सियासत चल रही है वो अलग से। जी हाँ, डे 1 से हमने देखा है कि जो कंसेंसस था वो तो एमबीए के अंदर भी नहीं था। कांग्रेस पार्टी में अशोक चौहान ने कहा कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, पूर्ण लॉकडाउन भी नहीं और पूरी तरीके से छूट भी नहीं, कुछ बीच का रास्ता निकाला जाए। भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले ही कह दिया है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाए। लॉकडाउन लगाने से पहले आप ये बताएं कि राज्य को आर्थिक मदद किस तरीके से करने वाले हैं। राज्य के बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है चंद्रकांत पाटिल, उन्होंने तो कहा कि जो एमएलए की निधि होती है उससे पैसा कम किया जाए, आम आदमी को उससे पैसा दिया जाए, गरीब वर्ग को पैसा दिया जाए, वरना लोगों का गुस्सा फूट जाएगा। तो यहां पर कंसेंसस तो लॉकडाउन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार ने यह भी साफ कर दिया कि अब वक्त आ गया है जब मुख्यमंत्री को एक फैसला लेना होगा लॉकडाउन के ऊपर, और मुख्यमंत्री जो भी फैसला लेंगे वो तमाम लोगों को मंजूर होगा। लेकिन यहां भी देखिए मुख्यमंत्री भी असमंजस में है। 8 दिन का लगाया जाए, 14 दिन का लगाया जाए। मुख्यमंत्री सोचते हैं 8 दिन का लगाया जाए, कोविड टास्क फोर्स कहती है 14 दिन का लगाया जाए। आज बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हो रही है नवजोत, इसमें भी कई मुद्दे हैं जो सामने आ रहे हैं। सिर्फ यही नहीं कि 8 दिन का लगे या 14 दिन का लगे, लॉकडाउन लगा दिया जाए तो उसके बाद आखिर क्या होने वाला है। मुख्यमंत्री ने कोविड टास्क फोर्स से कहा कि तुरंत मुझे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स दी जाएं कि अगर लॉकडाउन लगा दिया जाए उसके बाद
बाद क्या होने वाला है, उस तरीके से उसके बाद राज्य में स्थिति को कैसे काबू में लाया जाएगा, इसकी हमें एसओपीज दीजिए। तो उसमें भी डिस्कशन चल रहा है। अगर लॉकडाउन लगा दिया जाता है तो फिर आर्थिक बोझ कितना आएगा राज्य के ऊपर, यह भी देखना होगा। फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं अजीत पवार, उसके ऊपर भी चर्चाएं हो रही है। यानी आज की जो मीटिंग हो रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ी देर बाद जानकारी आएगी कि आखिर इस मीटिंग में क्या फैसला लिया गया, लेकिन अभी भी फैसला नहीं हो पाया है। 8 दिन होगा या 14 दिन होगा। और मंथन दोनों ही जगहों पर जारी है। कुणाल और पंकज, आप दोनों का शुक्रिया, नजर बनाए रखिए। लेकिन इस बीच बहुत अहम है उत्तर प्रदेश का हाल भी जानना, क्योंकि यहां भी मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सख्त है योगी सरकार, लेकिन देखिए मामले कितने हैं। अगर एक दिन की यानी पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 13,685 नए केस सामने आए और आज जो आंकड़े जारी हुए हैं उनके मुताबिक एक्टिव केसेस की संख्या 81,000 से ज्यादा हो गई है। 24 घंटे में 72 संक्रमितों की जान भी जा चुकी है। ये उत्तर प्रदेश का हाल है। 15,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और इस बीच सख्ती भी लगातार हो रही है। सबसे ज्यादा मामले लखनऊ में सामने आए, जहां पर एक दिन में 21 लोगों की जान चली गई। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार मुख्यमंत्री भी बैठकें कर रहे हैं कि किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। क्या होगा एक्शन प्लान उत्तर प्रदेश का? देखिए, उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप में स्थिति आगे कठिनाईपूर्ण बनी है और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो हमारा पिछला जो प्रथम लहर कह सकते हैं कोरोना संक्रमण की, उसमें एक अवसर ऐसा भी आया था कि मार्च 2021 में यानी पिछले माह केवल 87 केस पूरे उत्तर प्रदेश में रह गए थे और लग रहा था कि ये कोरोना की लहर थम सी गई है। लेकिन अचानक अप्रैल मार्च के लास्ट जो आखिरी सप्ताह थे उससे लेकर और अप्रैल तक का अचानक इसमें जो वृद्धि हुई है वो बड़ी परेशान करने वाली वृद्धि है और ये आंकड़ा काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है और हजारों में पहुंच चुका है। यानी एक माह के अंदर ही तमाम केसेस जो बढ़कर आ गए हैं वो हमारे लिए चिंता का सबब बने हुए हैं और ये जो कोरोना के संक्रमण के कारण जो पूरे प्रदेश ने अपनी रणनीति बदली है उसका मुख्य वजह ये है कि ये लहर पिछली लहर से कहीं ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल। और एक साथ कई लोगों को संक्रमित करती है। इसलिए अब की जो हमने जो हमारे 1.5 लाख के आसपास डेडिकेटेड बेड थे उनकी संख्या के विस्तार का हमने निश्चय किया है। अभी तक 1.25 लाख से 1.5 लाख तक का और उससे अधिक भी जांचें होती थीं। कल की अगर तिथि देखें तो 2,12,000 के आसपास एक दिन में जो टेस्टिंग है वो कराई गई है। हमारा नियोजन ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो केसेस हैं उनको उनकी जांच करा के उनका समुचित उपचार हम कर सकें। और जैसा मैंने बताया कि एक ही महीने के अंदर कहाँ 87 और कहाँ 12,748 केस अचानक हो गए। बिल्कुल। यानी एक माह से भी कम समय में 12,748 केस का बढ़ना इस बात का परिचायक है कि हमारी स्ट्रेटजी में परिवर्तन करने की जरूरत है। बिल्कुल। आज हम 125 सरकारी और 104 निजी जो हमारे प्रयोगशालाएं हैं उनमें हम RT-PCR की जांच करवा रहे हैं। फोकस सैंपलिंग का भी प्रयोग हमने समय समय पर स्थान स्थान पर किया है। मेरा कोविड केंद्र के उससे हमने ऑनलाइन सुविधाओं को भी यहाँ पर जारी रखा है। कोविड पोर्टल के आधार पर कोई भी अपनी जांच को जो कराता है उसको हम अपलोड कर देते हैं, उसको देख सकता है। ई संजीवनी के माध्यम से भी हमारा प्रयत्न ये है कि टेली जो कंसल्टेशन है, टेली कंसल्टेशन को हम सुचारू रूप से बनाए रखें। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी सरकारी जो उनका वो इलाज करेंगे वो सरकारी उसमें भी एक काफी बड़ा अंशदान जो है सरकार उसको व्यय भार को वहन करने के लिए तत्पर हुई है। पिछली बार हमारे सामने 40 लाख प्रवासी उत्तर प्रदेश में आ गए थे। एक समस्या खड़ी हुई थी हमारे सामने। हमने उनके स्कैनिंग उनका स्कैनिंग कराया था और उनको भोजन की भी व्यवस्था, राशन की व्यवस्था, 1,000 रुपए उनके खातों में भेजने की पूरी तरह से प्लानिंग है। प्राइवेट अस्पतालों को कोविड अस्पताल 70% RT-PCR जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया दिनेश जी हमसे बात करने के लिए। दिनेश शर्मा, कोविड के हालात को लेकर किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार तैयार है, हम बात कर रहे थे। इस बीच हम आपको सीधा